हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित से संबंधित वृत्त एवं सर्किल और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स डिफिनीशंस और उनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके मैथ में पूछे जाएंगे तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वृत्त शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं वृत्त की परिभाषा अर्थात उसकी डिफिनीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। वृत्त क्या होता है? यह एक बंद एवं गोल आकृति होती है, ठीक है ना। क्लोज्ड एवं गोल आकृति होती है जिसका केंद्र अर्थात जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है? उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है, अर्थात इस दूरी को जो है वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, जिसे संकेत r से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है और वृत्त की जीवा क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में जो सेंटर है, जैसे ये यहाँ पे सेंटर जो दिखाई दे रहा है जिसे ओ से हमने दिखाया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी जो है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, इसे r से दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर OA एवं OA और OB जो है ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है O बराबर वृत्त का केंद्र, OA OB तथा OP ये सारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसके अलावा AB बराबर वृत्त का व्यास। जब कोई रेखा जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के दो बिंदुओं को टच करती है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि पे दो बिंदुओं को टच करने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त की व्यास कहलाती है, ठीक है, जिसे वृत्त का डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो AB बराबर वृत्त का व्यास हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक डायग्राम में एक और लाइन दिखाई गई है CD, ठीक है, अर्थात वृत्त की जीवा, इसे वृत्त की जीवा बोला जाएगा या फिर कॉर्ड भी बोला जाता है। अर्थात वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ठीक है, वृत्त की केंद्र से होकर नहीं गुजरती, वृत्त की जीवा कहलाती है और इसे कॉर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसे वृत्त की जीवा बोल दिए, तो CD यहाँ पर वृत्त की जीवा कहला गई। अब इसके बाद आगे आप लोग देख पा रहे होंगे CQ और D, ठीक है। Q यहाँ पे मान लो एक कोई पॉइंट है, तो CQD जो है वृत्त का चाप बोला जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने जान लिया। अब आगे हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से छोटा हो, ठीक है, क्या बात बोल रहा है यहाँ पर? यदि चाप जो है अर्धवृत्त के चाप से छोटा हो तो उसे लघु चाप बोलेंगे, जिसे माइनर आर्क बोला जाता है। अन्यथा यदि लघु अर्धचाप के चाप से बड़ा है तो वह दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। तो अर्धचाप अर्धवृत्त आप कैसे जानोगे? जैसे मान लो एक ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में वृत्त के सेंटर से होकर एक लाइन खींची गई है, जिसे वृत्त की क्या बोल दिया आपने? व्यास बोल दिया, ठीक है। AB मान लो एक वृत्त का व्यास है जो वृत्त को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है। एक ये वाला पार्ट हो गया, इसे अर्धवृत्त बोला जाएगा। AB जो है एक अर्धवृत्त है, अर्थात ऊपर वाला पार्ट ले लिया और इसको एक ऐसा डायग्राम बना दिया, तो वृत्त का आधा पार्ट है, इसलिए वृत्त का अर्धवृत्त बोला जाएगा, ठीक है। इसमें जो छोटा वाला भाग, अब एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से लघुचाप एवं दीर्घचाप के बारे में जानते हैं हम लोग। तो A और B जो है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं और O जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो ये जो आपको एक चाप दिखाई दे रहा होगा A, O और B, ये लघुचाप है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वह अर्धवृत्त के कोण से छोटी है, इसलिए इसे लघुचाप बोल दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं B, O और A जो है वह आपका दीर्घ चाप है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है दीर्घवृत्त से बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, अब कुछ चीज़ें हम और आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था? वृत्त का व्यास, ठीक है, जिसे डायमीटर बोला जाता है। तो वृत्त का व्यास जो है वृत्त की दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बनता है? दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। इसीलिए वृत्त के व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, तो स्मॉल d लिख दिया और 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। तो d बराबर 2 गुणे त्रिज्या भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है, अर्थात जिसे सेगमेंट बोला जाता है, किसी चाप, ठीक है, किसी चाप और उसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, कोई चाप हो गया और उसकी संगत जीवा, जीवा क्या होती है हमने अभी आपको बताया, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को स्पर्श, दो बिंदुओं को कट करने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है वृत्त के चाप तथा उसकी संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चाप ये हो गया, ए से लेकर बी तक का एरिया, और उसकी संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल, ये एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोल दिया गया, इसे वृत्तखंड बोल दिया गया। ठीक है, और यदि चाप लघु है, यदि चाप लघु है अर्थात माइनर है, तब बनने वाला वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और यदि चाप जो है दीर्घ है तो बनने वाला वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स डिफिनीशन थी। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और डिफिनीशंस की। अब जैसे बात करते हैं हम लोग, ये सारी डिफिनीशन जो है वृत्त से रिलेटेड ही हैं, टर्मोलॉजी इनको जानना जरूरी होता है वृत्त टॉपिक पढ़ने से पहले। अब हम लोग अगर बात करें स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है, अर्थात यह एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, हैं, और वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये एक वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र ओ है। ठीक है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, पी क्यू एक रेखा है जो वृत्त को यम बिंदु पर टच कर रही है। तो पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई यम, तथा यम इसका एक स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, तो जिस बिंदु पर टच करता है उसे स्पर्श बिंदु बोला जाता है, और जो लाइन टच कर रही है उसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। ठीक है, या टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, छेदक रेखा क्या होती है। ठीक है ना, छेदक रेखा क्या होती है, अर्थात वह रेखा जो दिए गए वृत्त को दो बराबर भागों में काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, वह रेखा जो दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, यह एक रेखा ए बी एक रेखा हो गई, और एक ये वृत्त दिया गया है, इस वृत्त को दो बिंदु पर कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पर कट कर रही है, तो ये वृत्त की छेदक रेखा हो गई। और वृत्त की छेदक रेखा ये जरूरी नहीं है कि वो वृत्त के केंद्र से जाए, या किसी दो बिंदु को कहीं से भी निकल सकती है, और किसी भी तरह करके इसको ड्रा किया जा सकता है। ठीक है ना, वृत्त को काटने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहला जाएगी, बस सीधी सी डेफिनेशन। ठीक है, स्केंट SECANT इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसे छेदक रेखा बोला जाता है, और ये भी यहाँ पर एक छेदक रेखा है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे, संकेंद्री वृत्त क्या होता है, अर्थात कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते कि संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है, और फिर जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले डेफिनेशंस बताते हैं, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर बात करें संकेंद्री वृत्त होता क्या है, कि जब एक समतल में स्थित दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जब एक ही समतल में, एक समतल में स्थित दो या दो से अधिक वृत्तों का एक ही केंद्र हो, तो ऐसे वृत्त को संकेंद्रिक वृत्त कहते हैं, अर्थात दोनों वृत्त जो हैं एक ही केंद्र से मिलकर बनाए गए हों। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक ये अंतःवृत्त है और एक बाह्य वृत्त है। जब कोई वृत्त वृत्त के अंदर स्थित होता है तो उसे अंतःवृत्त बोलते हैं, और जो कोई वृत्त वृत्त के बाहर स्थित होता है तो उसे बाह्य वृत्त बोला जाता है। ये अंतःवृत्त है इनर सर्किल, और ये आउटर सर्किल जिसे बाह्य वृत्त बोला जाता है। ठीक है, इसे इनर बोल दिया गया, इनर सर्किल, और इसे क्या बोला गया, आउटर सर्किल। ठीक है, अब चलिए अगर बात करें आगे, यहाँ पर R1 क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्थात इनर रेडियस हो गई, और ये R2 ये आप देख पा रहे होंगे, R1 जो है अंतः वाले वृत्त की त्रिज्या है, और R2 जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात एक्सटीरियर रेडियस हो गई। ठीक है ना, या आउटर रेडियस, जो भी आपको बोलना हो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर हो रही होगी कि R2 जो है वह R1 से बड़ा है, अर्थात मान लो आप R2 की वैल्यू 5 है और R1 की वैल्यू 3 है, तो ये आप देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 5 हमेशा 3 से बड़ा होता है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिलेशन तो हमने अभी आपको बता दिया कि वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात D बराबर 2 गुणे
त्रिज्या, ठीक है। डी बराबर 2r, r बराबर वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे रेडियस इसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक कंडीशन होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें बताया गया है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेख, असंरेख का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए असंरेख का मतलब होता है जब 3 बिंदु जो है ना, जब बिंदु जो है एक लाइन में स्थित नहीं होते हैं, ठीक है। जब कोई भी बिंदु जैसे हैं वह एक लाइन में स्थित नहीं है, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, चौथा ये पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है दिए हुए हैं, है ना, वो एक लाइन पर स्थित नहीं है तो उन्हें असंरेख बिंदु बोल दिया गया, ठीक है। इसी तरह मान लो कुछ और कंडीशन दी हुई है, तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, केवल 3 असंरेख बिंदुओं की बात कर रहा है। तो माना ये 3 असंरेख बिंदु हैं और इनसे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये हमने वृत्त भी ड्रा करके आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है।